जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचे कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये क्लास 10th के हैं। एपिसोड नंबर कौन सा है? 11। ठीक है, यानी कि जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एपिसोड नंबर 10 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वे जाकर के कोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर पहला कोच क्या आता है। ठीक है, देखेंगे सवाल बनाने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इस एपिसोड का एपिसोड नंबर कितना, 11 का क्वेश्चन नंबर पहला कुछ कहता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कुछ कहता है कि कौन अपरिमेय संख्या है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि अपरिमेय संख्या बोलते किसको है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसके बारे में समझते हैं कि अपरिमेय संख्या बोलते किसको है। ठीक है, तो देखेंगे अपरिमेय संख्या हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, वे सभी संख्या जिसे हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q इक्वल नॉट जीरो हो। क्या हो? q इक्वल नॉट जीरो हो। यानी कि अगर हम किसके बारे में बात करें, यानी कि जितना भी अगर हम रूट में संख्या को लिखते हैं, जितना भी किसको लिखते हैं रूट में, वे टोटल होता है हमारा अपरिमेय संख्या। कौन सी होता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन उसमें भी ध्यान वाली बात देखने के लिए रखेंगे कि अगर जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से अगर हमारा वर्गमूल अगर निकल जाए, ठीक है, तब वो हमारा कुछ हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है तब वो हमारा कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि अपरिमेय संख्या, और उसके बाद और ये जो पाई जो होता है ये भी होता है हमारा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर हम पाई का जो वैल्यू 22/7 लेते हैं तो ये होता है परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। समझ गए? पाई का वैल्यू कितना लेते हैं? 22/7 लेते हैं हम लोग, ये होता है परिमेय संख्या। लेकिन पाई जो होता है वो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो समझ गए? यानी कि जितना भी हम बटे के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 2/3 -4/3, ये सब हो गया हमारा परिमेय संख्या। जैसे कि जितना भी पूर्णांक संख्या है वो टोटल हमारा परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन में कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। 4। 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। अब देखेंगे अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 गुना 8, तो ये कितना हो जाएगा? 16, और 16 का वर्गमूल कितना? 4। क्या ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा? नहीं। ये हमारा 15 है, क्या ये भी अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। ये जो पा है ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सॉरी, क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? पहला नंबर अपरिमेय और परिमेय किसको समझते हैं, समझ गए? अब देखेंगे, आते हैं अगले सवाल की ओर। आगे कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है तो सार्वंतर ज्ञात करें। ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये पद निकालने के लिए दिया हुआ है। अगर हम n के जगह पे, ठीक है, अगर हम n बराबर अगर 1 लेंगे तो पहला पद निकलेगा, अगर 2 लेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, 3 लेंगे तो कौन सा पद निकलेगा? तीसरा पद निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सामान्य पद जो है 13-2n, ये पद निकालने के लिए है समांतर श्रेणी का। किसका? समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो देखेंगे हमें बोला है सार्वंतर। सार्वंतर बोले तो हम इसको बोलते हैं डी। कौन सी बोलते हैं? डी। ठीक है, अब डी निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, ठीक है, तो डी निकल जाएगा, या तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तो फिर भी कुछ निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, या तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे तो कुछ निकल जाएगा, डी।
तो उतना करने के लिए क्यों जाएंगे, अगर दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा डी। तो सबसे पहले हमें पहला और दूसरा पद चाहिए, तो n बराबर 1 लेंगे तो पहला पद निकलेगा, तो यहां से 13 माइनस का 2 इंटू 1, तो ये 13 माइनस का 2, तो ये 13 में 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 11, यानी कि पहला पद जो हो गया, ठीक है, पहला पद कितना निकल गया 11। अब हमें चाहिए n बराबर 2, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस का 2 इंटू 2, तो ये 13 माइनस का ये 2 दूना 4 है हमारा, क्योंकि 13 माइनस का 2 है ना, n के जगह पे 1, n के जगह पे 2, 13 में 4 गए कितना 9, यानी कि ये जो दूसरा पद हो गया ये कितना हो गया हमारा 9, कितना आ गया 9 आ गया। अब देखेंगे दो पद पता हो गया, पहला दूसरा, अब हम डी निकाल सकते हैं, तो दूसरा पद है 9 और माइनस पहला पद है 11, तो 9 में 2 चल गया तो कितना बचे, 9 में 11 चल गया तो कितना 2, और बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा -2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना, अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं शेयर करने में आपका भी कुछ नहीं जाएगा, हमारा भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप शेयर कर दीजिएगा तो हमरा, और अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो और सब कोई देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, तो उससे हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा कि आप देखिएगा तो सवाल बनाने के लिए सीखिएगा, ठीक है, आप शेयर कीजिएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको अगर बढ़िया लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कहता है कि यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2 साइन अल्फा बराबर का 2, तो हमें पूछा है अल्फा बराबर कितना होगा, यानी कि ये अल्फा के जगह पे कितना होगा। अच्छा, अगर हम यहां से लिखे, क्या लिखे कि साइन अल्फा बराबर ये 2/2 हो जाएगा, कैसे देखें, ये 2 गुना में उधर जाकर के किसमें भाग में कटा देंगे तो एक बार में हो जाएगा, तो साइन अल्फा बराबर 1 है। अब इस पे बात पे ध्यान देंगे, साइन में कितने डिग्री कोण का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री बराबर का 1। अब देखें ये अल्फा के जगह पे कितना दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, अल्फा के जगह पे कितना दिख रहा है 90 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, आते अगले सवाल की ओर। आगे कहता है कि tan 21 डिग्री बटे cot 69 डिग्री, देखेंगे इस टाइप का अगर सवाल पूछे ना तो आंख कान मूंद करके 1 मार दीजिए, आंसर होता है कितना होता है 1, हाँ बशर्ते, लेकिन उसमें ध्यान देना है कि दो कोणों का योग 90 पूरना चाहिए, दो कोणों का योग कितना पूरना चाहिए 90, ठीक है, कितना पूरना चाहिए 90, तभी उसका 1 होगा, ठीक है। और वहां पे क्या क्या दिखना चाहिए सवाल में देखेंगे क्या क्या दिखना चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे साइन थीटा रहे तो निचवा में रहना चाहिए कॉस थीटा, ठीक है, अगर ऊपर में कॉस थीटा है तो निचवा में कौची रहना चाहिए साइन थीटा, अगर ऊपर में टेन थीटा है तो निचवा में रहना चाहिए कौची कॉट थीटा। अगर मान लेते हैं कि ऊपर में अगर कॉट थीटा है तो निचवा में क्या रहना चाहिए टेन थीटा, ठीक है। अगर हमारा सेक थीटा ऊपर में है तो निचवा में कौची रहना चाहिए कौसेक थीटा, यानी कि थीटा के जगह पे ये दोनों कोणों का, ठीक है, या जितना भी थीटा है यानी कि दोनों थीटा का योग कितना पूरना चाहिए 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, एक ठो का 1 हो सकता है तो दूसरे का 89 होगा, एक ठो का 70 होगा तो दूसरे का कितना होगा 20 होगा, दोनों को जोड़ करके कितना पूरना चाहिए 90, ठीक है, लेकिन बशर्ते वहां पे ध्यान रखना चाहिए ये सब, अगर हमारा ऊपर में कौशिक थीटा रहे तो निचवा में कौची रहेगा ये सेक थीटा रहेगा। अगर इतना सब दिख जाए तो बटे में अगर दो कोणों का योग 90 पूर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका आंसर 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या होता है, ठीक है, ये पूरक कोण होता है, क्योंकि दो कोणों का योग अगर 90 पूरे तो उसको पूरक कोण बोलते हैं, तो यहाँ पे पूरक कोण का अनुपात देखेंगे ज्ञात करने के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये होता है कौची साइन थीटा, ठीक है, क्या होता है ये हमारा साइन थीटा। अगर हमारा साइन 90 डिग्री अब माइनस का थीटा रहे तो यहाँ पे कौची रहेगा कॉस थीटा, कौची रहेगा यहाँ पे कॉस थीटा। अगर हमारा इधर
टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो इधर कौची रहेगा कॉट थीटा। अगर यहाँ पे हमारा कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो यहाँ पे कौची आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब देखेंगे अगर यहाँ पे हमारा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो यहाँ पे कौची हो जाएगा, ये हो जाएगा कौसेक थीटा। अगर हमारा कौसेक 90 डिग्री अब माइनस का थीटा रहे तो यहाँ पे कौची हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। समझ गए। अब देखेंगे कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। साइन किस में बदलेगा, कॉस में। ठीक है, टेन किस में बदलेगा, कॉट में। कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में। ठीक है, सेक किस में बदल जाएगा, कौसेक में। ठीक है, कौसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। कोई दिक्कत? तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं, साइन कॉस रहेगा तो कट जाएगा, क्योंकि साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। और जब कॉस से कॉस ऊपर नीचे कट जाएगा तो कितने हो जाएगा, एक। ये भी बदल जाएगा, ये भी। तो ये सब अगर रहा तो जाहिर सी बात है कि उसका आंसर कितना होगा, एक। और दोनों कोनों का योग कितना पूर्णा चाहिए, 90 डिग्री। कितना पूर्णा चाहिए, 90 डिग्री, तभी उसका आंसर एक होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन बनेगा कैसे, उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, बनेगा कैसे देखेंगे। 10 21 और 69 को जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। 9 1 10, 6 2 8 1 9। ठीक है, दोनों में से किसी को भी बदल लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं 10 अगर हमको 10 21 डिग्री लिखना है, ठीक है, तो 90 में से कितना घटाएंगे, 69 डिग्री घटा देंगे। देखेंगे 90 में 69 घटा देंगे 21 और 10 के जगह पे 10। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और निचवा में क्या लिख सकते हैं, कॉट 69 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखेंगे 10 90 डिग्री, अगर मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे कौन आ जाएगा, कॉट थीटा आएगा। तो यहाँ पर इसको हम बदल सकते हैं कॉट में, और थीटा के जगह पे कितने डिग्री, 69 डिग्री, और यहाँ पे कॉट कितने डिग्री, 69 डिग्री, कट करके कितना, एक आएगा। दोनों में से किसको, नीचे के वाले को बदल सकते हैं, ऊपर वाले को भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। समझ गए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे समझते हैं। देखेंगे कहता है कि यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा बराबर क्या होगा। देखेंगे हमारा सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अगर हमारा cos थीटा बराबर p है, ठीक है, cos थीटा बराबर क्या है, p है, तो tan थीटा का वैल्यू कौची होगा, यही हमें पूछा है। अच्छा, tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है, कौची, ये होता है sin थीटा अब बटे का क्या होता है, cos थीटा होता है यहाँ पे कोई दिक्कत है। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं ना साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू पता है, अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे तो टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा बराबर p है, अच्छा कुछ नहीं तो निचवा में एक रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे cos थीटा बराबर कुछ होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा कौची, कर्ण। ठीक है, तो देखेंगे साइन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे का कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। आधार और कर्ण पता है, लेकिन क्या लंब पता है, नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे कि लंब निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, ठीक है, ये होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, और माइनस किसका स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो देखेंगे कर्ण कितना हमारा, एक, कितना है, एक, तो ये एक का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, p, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, p का स्क्वायर, और इसी पर अंडर रूट। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू निकल गया, लंब का लंब का कितना वैल्यू निकल गया कि 1 माइनस पी स्क्वायर, ये लंब का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे इस पे हम बैठा सकते हैं इसको। ठीक है, देखेंगे कैसे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, यही होता है, बटे कॉस थीटा बराबर कुछ होता है। अच्छा, कॉस थीटा के जगह पे पी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कुछ होता है, देखेंगे कॉस थीटा को भी हम बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बदलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बदल भी लेते हैं तो आपको आसान होगा समझने में, क्योंकि समझने में आसान होगा आपको। ठीक है, तो देखें कॉस थीटा बराबर होता है, ये होता है आधार बटे का कर्ण, कुछ होता है आधार बटे का कर्ण। लंब कितना निकला हमारा, ये निकल गया अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, और कर्ण कितना है, एक, अब बटे का आधार कितना है, p बटे का 1। ठीक है, अब ये भाग में बदल गया तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आएगा,
1 माइनस पी स्क्वायर पर अंडर रूट अब बटे का पी आएगा। ठीक है, देखेंगे कैसे आया है यहाँ पे, उसको भी समझा देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर बटे का 1, और ये भाग है बड़का वाला कौची पी बटे का 1। अच्छा ये अंडर रूट 1 माइनस ये पी स्क्वायर बटे का 1, भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ पे आ गया नीचे, एक से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 1 माइनस का पी स्क्वायर बटे का पी आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो उसी तरह अगर यहाँ पे कॉस थीटा के जगह डायरेक्ट जगह पे लिखते तो यहाँ पे आ जाता अंडर रूट 1 माइनस का पी स्क्वायर आता हमारा, और बटे का 1 और ये बटे का पी, ये एक से भाग देते तो वही आता 1 माइनस का पी स्क्वायर और बटे का निचवा में पी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यही है ना, 1 माइनस पी स्क्वायर बटे का पी यही आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कैसे बना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? देखेंगे ये आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। ठीक है, 100% है कि ये सवाल पूछेगा आपको। देखेंगे कहता है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो, सॉरी, ठीक है, देखेंगे हो तो के बराबर कितना होगा माइनस का 6, के बराबर नहीं माइनस का 6, के बराबर 0 या तक के बराबर नहीं 0। ठीक है, कहता है कि इसका इस समीकरण का अगर हम अद्वितीय हल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अद्वितीय हल निकालेंगे तो के जगह पे ये जो के है इसके जगह पे क्या रखना होगा, क्या रखना होगा? तो सबसे पहली बात है कि उस बात पे ध्यान देते हैं, किस बात पे, कि हमारा अद्वितीय हल कब होता है, उसके अनुपात के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर हमरा, ठीक है, देखेंगे अगर हमरा a1 बटे का a2 अब बराबर नहीं है b1 बटे का b2, ठीक है, अगर ये आ गया तो यहां पर निकलेगा इसका अद्वितीय हल। ठीक है, कुछ होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोले तो केगो हल? एक हल। केगो हल? एगो हल। ठीक है, और इसका हल निकलता है तो इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं इसको? संगत। ठीक है, और ये समांतर प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करता है। किस रेखा का निर्माण करता है? प्रतिच्छेदी रेखा का। समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये विरोधी होगा कि अविरोधी होगा? ये होगा अविरोधी। कौची होगा? अविरोधी होगा। ठीक है, ये कौची होगा? अविरोधी। अच्छा अविरोधी कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छा विरोधी कब होता है? जब हमारा कोई भी हल नहीं निकलता है तब कौची होता है? विरोधी। ठीक है, विरोधी। और जब हल निकल जाता है तो कोई भी विरोधी होता है? नहीं होता है। तो जब कोई भी विरोधी नहीं है तो उसको अविरोधी बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हम दूसरे के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हमरा a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 और बराबर c1 बटे का c2, अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर है, तीनों अनुपात आपस में बराबर है तो ये होता है अपरिमिति रूप से। ठीक है, अपरिमिति रूप से अनेक हल। कौची हल? अनेक हल। ठीक है, जिसको हम अनंत हल भी बोलते हैं। कौची बोलते हैं? अनंत हल। ठीक है, और ये होता है संगत। ये भी कौची होता है? संगत। ठीक है, अब इसमें होता है आश्रित। कौची होता है? आश्रित। ठीक है, और इसमें होता है हमारा समपाती रेखा का निर्माण। किस रेखा का निर्माण? देखेंगे प्रतिच्छेदी, एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से, ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण। और समांतर कुछ होता है, एक रेखा इधर से गए है तो दूसरा रेखा इसी के ऊपर जाएगा। तो देखेंगे एक रेखा के ऊपर एक रेखा तो कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? हर एक बार, यानी कि अनंत बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसमें कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अपरिमित रूप से केगो हल? एगो हल। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, देखते हैं और एक आता है, वे समझेंगे इसके बारे में। अगर हमरा a1 बटे का a2 और बराबर b1 बटे का b2 अब बराबर नहीं है c1 बटे का c2। ठीक है, अब इसमें से कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और ये कौची हो जाएगा? असंगत इसको बोलेंगे। कौची बोलेंगे? असंगत। अब जब इसका हल नहीं निकला तो कोई संगत होगा? ठीक है, इसका कोई भी संगत नहीं होता है। जिसका हल निकले संगत और जिसका हल ना निकले हुए असंगत। ठीक है,
अब देखेंगे इसमें बनता है समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा बनता है। समांतर रेखा बोले तो एक रेखा इधर से जस्ट इसी के सामने में, यानी कि हर एक बिंदु पर समान अंतर हो, उसी को बोलते हैं समांतर रेखा, बोलते हैं ना। ठीक है, जैसे कि देखेंगे अगर कोई लड़का लड़की है, ठीक है, लड़का जा रहा है एक बगल में, लड़की जा रहा है एक बगल में। अब दोनों, ये उसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, लेकिन दोनों का मिलन होता ही नहीं है। ठीक है, दोनों एकदम रेल पटरी पे जा रहा है एकदम सीधे, कभी भी मिलन नहीं होता है, तो कुछ ही होता है उसी को बोलते समांतर रेखा। अच्छा, जब मिलन नहीं होगा तो क्या कोई भी हल निकलेगा दोनों में? नहीं। अब जब सिर्फ देखते रहे, देखने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, जब तक मिलन ना हो दोनों का, ठीक है, तो देखेंगे। और जब उस दोनों का कोई हल नहीं निकलेगा, क्या दोनों संगत होगा आपस में? नहीं होगा। जब मिलन ही नहीं होगा तो कुछ होगा संगत। अच्छा, इसका विरोधी होगा कि अविरोधी? ये विरोधी होगा। ठीक है, अच्छा, जब कोई भी हल नहीं निकल रहा है तो कौन हो जाएगा? ये विरोधी। ठीक है, दखा विरोधी की लिखे, ये कौन हो जाएगा? विरोधी। समझ गए? ये होता है। ठीक है, अब देखें हमें सवाल में बोला है कि अद्वितीय हल, तो हमें चाहिए कौन? तो ई वाला। ठीक है, ई वाला चाहिए। ठीक है, तो अद्वितीय हल करने के लिए कुछ होता है, ये वाला अनुपात चाहिए कि दोनों आपस में बिंदु क्या हो? बराबर नहीं हो। जब दोनों, पहला दोनों को चेक कर लेंगे, अगर बराबर नहीं है तो उसके जगह पे। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे हम सवाल को बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये है x माइनस का 2y, x माइनस का 2y बराबर का 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है 3x प्लस का ky और बराबर का कितना? 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखेंगे इसको बोलते a1 b1 c1, a2 b2 c2, यानी कि इसमें से अगर हम a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे a1 का वैल्यू कितना है? 1। अगर हम b1 का वैल्यू निकालेंगे तो -2, c1 का वैल्यू निकालेंगे तो 3, अगर हम a2 का वैल्यू निकालेंगे तो 3, अब b2 का वैल्यू निकालेंगे तो k, और c2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब उसी पे रखेंगे अनुपात पे, a1 बटे का a2 बराबर नहीं है b1 बटे का b2। अच्छा, बराबर नहीं है तो अभी हम दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है क्या कर लेंगे? दोनों का आपस में कुछ कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अभी ये बराबर नहीं है, लेकिन सवाल बनाने में कुछ कर लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे a1 बटे का a2, ये कितना आ गया? 1 बटे का 3 बराबर, ये माइनस का 2 बटे का कितना हो जाएगा? k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे k और 3 दूना 6, माइनस का 6। अगर हम k के जगह पे 6 रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, सवाल को समझिएगा कि क्या कह रहा है। अगर हम k बराबर -6 रखेंगे, k गुना कर देंगे तो k और 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम k के जगह पे माइनस का 6 रख देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए ये दोनों बराबर नहीं, तो इसका मतलब है कि k इक्वल नॉट बराबर का माइनस का 6, यानी कि k के जगह पे -6 को छोड़ करके कोई भी संख्या रखेंगे तो ये अद्वितीय हल होगा। कौन सी हल होगा? अद्वितीय हल। समझ गए क्या कहने का मतलब है? कि अगर k के जगह पे क्या रख देंगे? माइनस का 6, तो ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो कौची होगा? जब बराबर हो गया तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने के लिए कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तो जब ये दोनों बराबर आपस में नहीं होना चाहिए तो k के जगह पे माइनस का 6 रख करके, ठीक है, इसको छोड़ करके k बराबर माइनस को 6 को छोड़ करके कोई भी संख्या रख देंगे तो वे कौची होगा? हमारा अद्वितीय हल होगा। कौची होगा? अद्वितीय हल। तो k बराबर -6 कहां पर है? यानी कि k इक्वल नॉट, यानी कि k बराबर नहीं होना चाहिए माइनस का 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए सवाल में क्या कह रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे cot 90 डिग्री माइनस से, जस्ट इसको अभी तुरंत वहां पे लिखे। देखेंगे साइन हमारा किस में बदलता है? कॉस में, और कॉस किस में बदलता है? साइन में। ठीक है, टेन किस में बदलता है? कॉट में, और कॉट किस में बदलता है? टेन में। अभी तुरंत वहां पर पीछे समझे कि नहीं? यहाँ पे देखेंगे कहां पर अभी तुरंत समझे यहाँ पर यही समझे कि नहीं? देखेंगे यही है हमारा कि cos 90 डिग्री माइनस कौन होता है? साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस बराबर कौन होता है? कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा।
ठीक है, सेक 90 डिग्री बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अभी तुरंत इसको समझे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वही करा यहाँ पे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट किस में बदल जाएगा हमारा टेन में, और थीटा के जगह पे ए है तो यहाँ पे टेन ए हो जाएगा, ठीक है। तो टेन किस में बदलता है, कॉट में, और कॉट किस में, टेन में। तो कॉट है तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा टेन, तो टेन 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 यहाँ पर, हाँ टन 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 टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं, आगे समझते हैं। अगला है बिंदु 2,3 की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बोला है। देखेंगे, अब देखेंगे, मान लेते हैं कि ये हुआ y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। अब इसको क्या क्या बोलते हैं उस पर पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षैतिज, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज रेखा, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, समझेंगे। इसको बोलते हैं कौची, भुज, इसको क्या बोलते हैं, भुज, तो इसको बोलते हैं कोठी, सॉरी कोटी, कोठी बोलते हैं, कोठी खड़ा रहता है ना गोल एकदम मटोल ऐसा, ठीक है, वही होता है कौची, कोठी, ठीक है, कोटी खड़ा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। देखेंगे, पूछेगा कि एक्स जो रेखा है ये वाला, ठीक है, क्षैतिज रेखा है, उसका क्या क्या नाम है। एक तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको, एक तो भुज बोलते हैं उसको जो सुतल रहता है, ठीक है, और एक बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष जो खड़ा खड़ी रहता है उसका क्या क्या नाम है। एक तो है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक तो है कोटि और दूसरा है वाई अक्ष, ठीक है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा मूल बिंदु, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा मूल बिंदु। अगर इसका निर्देशांक पूछता है ना तो 0,0 होता है, ठीक है। पूछेगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है, 0,0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि अगर सवाल में दे देगा कि माइनस का 2,-3 पूछेगा ये किस चतुर्थांश में है, पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो क्या बता पाइएगा, ठीक है। देखेंगे, बहुत ही आसानी से बता दीजिएगा कि किस चतुर्थांश में है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। देखेंगे, इसको बोलते हैं प्रथम पाद या तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद या तो द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय पाद या तो तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद या चतुर्थांश, ठीक है, समझ गए, या तो चतुर्थांश ये भी बोल सकते हैं, आपको जैसा आसान लगे वैसे आप कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, ठीक है। अब देखेंगे, ये जो होता है ये दोनों साइन प्लस का होता है, इसमें दोनों प्रथम घरवा में दोनों प्लस, प्रथम घरवा में कुछ होता है दोनों प्लस। देखेंगे, एक बाबूजी है, ठीक है, उसका 4 घर, पहला घरवा में दोनों बेटवे रहता है, कुछ रहता है दोनों बेटवा, बेटवा को प्लस साइन के साथ में लिखते हैं, मर्दवा को, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे दूसरे घर में आ गया उसका शादी करवा दिया, उस घर से फर्क हो गया तो कुछ हो गया शादी, तो शादी जैसे हुआ तो पहले कुछ आता है x, उसके बाद में कुछ आता है y, तो इस स्थिति में देखेंगे इधर x तो ये माइनस और इधर कुछ हो जाएगा प्लस। वाह वाह क्या गाड़ी है, ठीक है। देखेंगे इसी जगह आकर के हॉर्न मारेगा और किधर नहीं, ठीक है। देखेंगे, ध्यान देंगे, पहले माइनस उसके बाद कुछ आएगा प्लस, ठीक है। अच्छा, जब हस्बैंड वाइफ मिलेंगे तो कुछ होगा, बेटिया बेटी होता है जन्म, ठीक है, जो कि घर की लक्ष्मी का दर्जा उसे दिया जाता है हम लोग में, ठीक है। देखेंगे, क्या सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो महिला होते हैं, जो स्त्री होते हैं, जो लड़की होते हैं, बालिका होते हैं, उसको घर का लक्ष्मी के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है। बेटी होता है तो वहां पे कुछ हो गया, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, यानी कि x भी माइनस और y वाला भी कुछ होता है माइनस, ठीक है। देखेंगे, और उसके बाद फिर चौथा घर में प्लस और माइनस, कुछ होता है प्लस और माइनस, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। तो पहला गरबा में कुछ होगा दोनों प्लस, दूसरा गरबा में माइनस प्लस, तीसरा गरबा में माइनस माइनस और चौथा गरबा में प्लस और, दिख रहा है ना, माइनस, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे x का भी वैल्यू माइनस के साइन के साथ में है और y का भी वैल्यू माइनस साइन के साथ में है, तो दोनों माइनस किस घरवा में आता है, तीसरा घरवा में। तो माइनस का 2,-3 किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। अब आप बता सकते हैं इसको देख करके कि क्या क्या होगा नहीं होगा, समझ गए। हमें क्वेश्चन पूछा है कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट अगर मूल बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है, मूल बिंदु से
अगर दूरी हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट सूत्र होता है और ये इस तरह से सूत्र भी पूछता है, पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई, यानी कि जो पहले रहेगा उसको एक्स बोलेंगे, जो बाद में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, तो देखेंगे एक्स कितना है, ये 2, 2 का स्क्वायर, वाई कितना है 3, ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट 2 दूना 4, 3 तिया 9, अंडर रूट 13, 13 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना? अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकाला है, मूल समान है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या कंडीशन होता है। ठीक है, इसमें भी समझेंगे। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहे, ठीक है, तो इसमें जो होगा दोनों मूल, दो गो तो मूल प्राप्त होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो क्या गो मूल प्राप्त होगा, 2 गो। अच्छा, दोनों मूल जो प्राप्त होगा, फिर दोनों मूल प्राप्त होगा कैसा, वास्तविक। सबसे पहले तो कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक। अच्छा, जब वास्तविक प्राप्त होगा तो दोनों समान होगा। ठीक है, अगर एक मूल 5 निकला तो दूसरा भी मूल कितना निकलता है, 5। कितना निकलता है, 5। अगर एगो मूल 2a निकलता है तो दूसरा को मूल कितना निकलता है, 2a, यानी कि दोनों मूल कोची निकलेगा, समान। माइनस में होगा तो दोनों माइनस में होगा, प्लस में होगा तो दोनों प्लस में होगा। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बड़ा आ जाए 0 से, किससे, 0 से कोची आ जाए, बड़ा आ जाए, तो इसमें दोनों को मूल तो निकलेगा। ठीक है, इसमें मूल तो प्राप्त निकलेगा और वास्तविक भी मूल प्राप्त होगा। कैसा मूल प्राप्त होगा, वास्तविक मूल। समझ गए? ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग कोची निकलेगा, अलग अलग। अलग अलग बोले तो भिन्न भिन्न, कोची भिन्न भिन्न, अलग अलग दोनों। अगर एगो 5 निकल लो, दूसरा आरो कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा कुछ मतलब दोनों मूल अलग अलग निकलेगा, एक ही समान नहीं निकलेगा। समझ गए? अगर हमारा अगला देखते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इससे 0 से कुछ आ जाए, छोटा 0 से। अब देखेंगे ये जो इस तरह से रहता है, ये जो इस तरह से रहता है, जिसका मुंह यहाँ जिधर खुला रहता है वही उससे बड़ा होता है कि नहीं। अच्छा, इसका मुंह यहाँ इधर खुला रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू ये बड़ा होगा, 0 कुछ हो जाएगा बड़ा, यानी कि इसका मान आ जाएगा ऋणात्मक में। कुछ आएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले तो माइनस में, किस में, माइनस में। अच्छा, जब माइनस में आता है तो इससे कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ई बचाओ बैठ करके घंटा। ठीक है, जब कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, जब प्राप्त नहीं होगा तो क्या चीज बजाना है, घंटा, टन 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 टन, इस तरह से बजाते रहे, टन 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 टन। ठीक है, समझ गए? देखेंगे तो ये तीनों समझ गए। इसमें एक और बोलेगा विवेचक ज्ञात करने के लिए, जो कि डी होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर कुछ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विवेचक ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, डायरेक्टली। अब देखेंगे सवाल में हमें क्या बोला है। सवाल में हमें बोला है, बोला तो बोला, ये किधर चल गया, ए यहां तक है कि बैठला जी, एक मक्खर मार दिया। ठीक है, अब हमारे ऊपर होगा केस, मक्खर को मार दिया अविनाश सर ने। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें बोला है कि क्या बोला है कि मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला सूत्र होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से a का वैल्यू कितना है, b, और b का वैल्यू कितना है, a, और c का वैल्यू कितना है, c। तो b का वैल्यू कितना है, a, तो यहाँ पर a का ये स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू b और c का वैल्यू c, तो ये a स्क्वायर माइनस 4bc। इसका आंसर कौन हो गया, a स्क्वायर माइनस का 4bc। कहाँ है, a स्क्वायर माइनस 4bc। एजा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ए स्क्वायर माइनस 4bc, वही कोची भल हमार आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, कोई समझने में परेशानी नहीं ना, आगे समझते हैं। ठीक है, देखेंगे
ये है हमारा लास्ट सवाल, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 10 प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है, उसमें जो जो भी आता है बेसिक हम बताते जाते हैं टोटल, जो कि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, माध्य बोले तो ये सभी जो 6 जो संख्या है ना उसको जोड़ करके 6 से भाग दे देंगे तो माध्य, माध्य बराबर कुछ होता है सभी संख्या, जितना भी संख्या है सभी संख्या का योग अब बटे, ठीक है, जे को संख्या है उतना से भाग दे देना है, ठीक है, कोची निकल जाएगा हमारा माध्य, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लगातार 6 गो विषम संख्या, अब हमरा नहीं पता कि 6 गो विषम संख्या क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौची कौची होता है, ठीक है, देखेंगे विषम संख्या कहां से शुरू होता है, 1 3 5 7, और सॉरी 7 का तो 7 9 11 13 डॉट 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 इसी तरह से कहां तक अनंत तक, ये विषम संख्या होगा। अच्छा देखेंगे, अच्छा पहला विषम से अगला विषम आने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, 2, और फिर इसमें लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, 2, और फिर इसमें लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, 2, यानी कि दो दो जोड़ते जाएंगे तो अगला विषम संख्या आते जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर सपोज डेट मान लो कि एगो विषम संख्या x है तो दूसरा विषम संख्या x प्लस का 2 होगा, फिर अगला विषम संख्या लाने के लिए अब 2 में 2 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर x प्लस का कितना 6, फिर x प्लस का कितना 8, टोटल क्या हो 6 गो, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे x प्लस का 8, ठीक है, ये सबको कुछ हो गया विषम संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो x का वैल्यू निकाल लेंगे और जो सबसे बड़ा है x के जगह पे रख देंगे तो हो जाएगा। तो हमारा माध्य 6 दिया हुआ है, तो माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे कि 6 बराबर एगो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस का 4 प्लस x प्लस का 6 प्लस x प्लस का 8, ठीक है, और फिर x प्लस का क्या हो गया 1 2 3 4 5 8, दो दो बार लिख दिए, ए बोधू ओ बोधू कहते हैं, हाँ, मास्टर एक बोधू बोल देते हैं, यहाँ पे होगा 10 x प्लस का 10, ठीक है, तो यहाँ भी आएगा x प्लस का 10, कोई दिक्कत होता है मास्टर में, ठीक है। अब टोटल क्या गो है 6 गो, तो कितने से भाग दे देंगे 6 से, अब ये 6 इधर भाग में इधर जाकर के गुना में, तो ये 6 गुना 6 कितना 6 6 का 36, एगो दूगो तीन गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो क्या गो एक्स होते 6 गो एक्स, 2 और 4 6 6 12 12 8 20 और 20 और 10 कितना 30, अब प्लस करो कितना 30, ठीक है। अब ये देखेंगे ये 30 प्लस में इधर जाकर के माइनस में, तो 36 माइनस 30 बराबर एक्स, सॉरी 6x, तो 36 में 30 के लिए कितना 6, अब बराबर का कितना 6x, हमारा चाहिए x रा वैल्यू, तो 6 बटे का 6 बराबर x बेटा है, 6 गुना में 3 अभी भाग में कटी गए एक बेरी में, तो x रा वैल्यू कितना 1, x रा वैल्यू कितना हो गया 1, कोई दिक्कत कहीं छूटा कि 4 2 6 2 8 2 10, 2 6 6 12, 6 6 12 8 20 10 30, अच्छा 6 का 36, ठीक है था, 36 में 30 चल गया कितना 6 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा x प्लस 10 सबसे बड़ा है, तो 1 प्लस 10 अब बराबर का कितना 11, ऑप्शन हम तो नहीं छाओ ले कोची भल ए देखेंगे यहाँ पे बोला है 4 गो और हम लिख रहे हैं क्या गो 6 गो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ हो गया मिस्टेक, ठीक है। अब अगर हमारा 6 गो पूछता और उसका संख्या माध्य 6 होता तो उसका आंसर कितना होता ये 11, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इस पे बना देते हैं, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, ठीक है, हम ध्यान नहीं दिया, हम पढ़ रहे हैं यदि 4 6 हम पढ़ रहे हैं, 4 नहीं पढ़ रहे हैं 6 पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ रहे हैं, लगता है ध्यान कहाँ पे है पते नहीं है मास्टर बा को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 6 देख करके हम 6 लगातार विषम संख्या बोल दिए, ठीक है, तब वही कहता है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो उसके बाद पढ़ाओ, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर भी यही होगा, ठीक समझ गए। तो हमें पूछा है 4 गो, क्या गो पूछा है 4 गो, अगले पेज पे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 को कोची कोची होगा एगो x प्लस का 2, x प्लस का कितना 4, और ये x प्लस का कितना 6 है। अब इसी सबको जोड़ेंगे x प्लस का 2, x प्लस का 4 और ये x प्लस का 6, ठीक है, और बटे का कितना 4 और ये बराबर का कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये सभी का माध्य कितना दिया था 6,
ये 4 इधर भाग में, उधर जाकर के गुना में हो जाएगा। 1 2 3 4, तो ये 4x प्लस 4 2 6 6 12 बराबर का 4 छक 24। तो 4x बराबर ये 24 माइनस का कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर के 12 में, तो ये 4x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देखेंगे ए ऊपर चल। ठीक है, देखेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 4 थिया 12, तो x बराबर निकल गया 3। तो बड़का संख्या कितना है, x प्लस का 6, तो 3 प्लस 6 बराबर 9। कितना आ गया 9। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। अगर वहां पे पूछता कि 6 लगातार विषम संख्या का, तब आंसर होता है 11। ठीक है, अगर माध्य उसका 6 रहता तो उसका आंसर कितना आता है 11। 4 पूछा है तो उसका आंसर कितना आया 9। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखेंगे होता है, सभी से मिस्टेक होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखेंगे हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि गलत नहीं पढ़ाएंगे, कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, और नहीं गलत रास्ते पे जाने के लिए बताएंगे कभी भी। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।